हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन चिकने और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ जीएसटी का एक ओवरव्यू लेक्चर। ठीक है, तो जो कुछ लोग जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते और एक थोड़ा बहुत जीएसटी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं, जीएसटी के बारे में आइडिया लेना चाहते हैं, ओके। और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है लेकिन जीएसटी प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो हर जगह पे जीएसटी दिखाई देता है अपने को, या इनवॉइसिंग के ऊपर, बिलिंग के ऊपर, लेकिन समझ में नहीं आता उसका क्या मैकेनिज्म है। ओके, तो जो सारे लोग जीएसटी के बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं उन सब के लिए लेक्चर में बना रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और साथ में जो एसवाई बैक स्टूडेंट है, बीकॉम स्टूडेंट है, वो जब भी पास आउट हो तो उनको ऑलरेडी कर दिया है, वो टीवाई बैक और बीकॉम के अंदर तुम लोग को जीएसटी एज अ सब्जेक्ट पढ़ने का। और जो टीवाई बीकॉम वाले स्टूडेंट ऑलरेडी मेरे से जीएसटी सीख चुके हैं लास्ट ईयर में, उनका एग्जाम अभी भी पेंडिंग है, तो वो लोग इन वीडियोस को एक रिवीजन के माफिक सुन सकते हो। आपको एक पूरा जीएसटी का ओवरव्यू याद आ जाएगा। हमने जितने सारे क्लासरूम में जो एग्जांपल्स वगैरह दिए थे वो सब पूरा जीएसटी सेशन से याद आना चालू हो जाएगा। बस इन वीडियोस को अच्छे से देखते रहना। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज जीएसटी एंड ऑल अबाउट इट जीएसटी। और मैं ये आपको इंश्योर करता हूँ कि जैसे तुम ये वीडियो लेक्चर सुनोगे आपको जीएसटी के बारे में लगभग पूरा का पूरा नॉलेज आइडिया आ ही जाएगा कि कैसे जीएसटी चल रहा है, क्या जीएसटी का मैकेनिज्म है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी का डेफिनेशन पे। क्या लिखा है जीएसटी के डेफिनेशंस के अंदर? तो बोलता है जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पढ़ा क्या? मेरे साथ पढ़ना तुम। जीएसटी इज अ टैक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बहुत। कोई बोलेगा ये क्या सब कलरफुल करके रखा है? मतलब है उसका, ये जो रेड में वर्ड लिखे ना, रेड में वर्ड, उनके ऊपर एक एक स्लाइड बना के रखा मैंने, इन डिटेल जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ये लाइन में से अगर मैं आपको पूछूं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स क्या लगते हैं, क्या लगता है आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगर इस लाइन में से पूछे जाए तो? कोई बोलेगा टैक्स से इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोई बोलेगा सप्लाई इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है, कोई बोलेगा गुड्स से इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है क्योंकि उसको तो हाईलाइट करके रखा है। तो मेरे हिसाब से मैं सबसे पहले इन लाइन में डिटेल में जाने से पहले बात करना चाहता हूं और के ऊपर। किसके ऊपर? ये और करके दिख रहा है क्या? हाँ, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से उधर और लिखा हुआ है, एंड लिखा तो सिनारो कुछ और होता था। जरा बात समझना, डिटेल में सुनना, अच्छे से सुनना। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिखा होता तो क्या सीन होता? बोलता है अगर कोई बंदा है जो सिर्फ गुड्स में डीलिंग करता है, जो सिर्फ गुड्स का ट्रेडर है, जरा सोचना, अगर वो सिर्फ गुड्स का ट्रेडर है, लेकिन अगर डेफिनेशन के अंदर ऐसा लिखा गया कि जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड, तो वो बंदा क्या बोलता था? मैं तो सिर्फ गुड्स बेचता हूं यार, सिर्फ ओनली गुड्स में ट्रेडिंग करता हूं, मैं तो ना गुड्स के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं। तो फिर क्या सीन होता? वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं लेता, वो जीएसटी के लिए लायबल ही नहीं होता, ये वो मुद्दा उठाता, और फिर जाके जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं लेता तो फिर गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता। ये बात समझ लो। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या लिखा हुआ है? गुड्स एंड लिखा है कि और लिखा हुआ है? तो और लिखा हुआ है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज लिखा होता तो सिर्फ गुड्स के ट्रेडर नहीं, जो सर्विस प्रोवाइडर है, प्योर सर्विस प्रोवाइडर, कोर सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं, वो लोग भी क्या बोलना चालू करते हैं? बोलते हैं हम लोग तो सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड करते हैं ना, हम थोड़ी ना गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं। तो गवर्नमेंट ने एंड लिखा होता तो इतनी सारी गड़बड़ हो जाती। लाखों करोड़ों लोग जो सिर्फ गुड्स में ट्रेडिंग करते हैं, जो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो लोग जीएसटी नंबर ही नहीं लेते, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराते खुद को। ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन का क्या मैकेनिज्म होता है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा, तो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा, तो गवर्नमेंट तो नुकसान में जाएगी ना यार। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या लिखा उधर? एंड लिखा है कि और लिखा है? बड़े अच्छे से सुनना, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। ये इन डेप्थ में ऐसा जाके जीएसटी टैक्सेशन की लैंग्वेज को पढ़ना पड़ता है।
अभी ये आइडिया आपको आ ही जाएगा कि किस डिटेल में अपन पढ़ते हैं, किस डिटेल में हमने ऑलरेडी जीएसटी सीखा हुआ है। देन आगे और चीज लिखा हुआ है, गुड्स और सर्विसेज बोल के छोड़ नहीं दिया, गुड्स और सर्विसेज और बोथ फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि तुम ही बोलो अभी क्या गड़बड़ होता। अभी तो इतना तो तुम लोग के पास आइडिया मिल ही गया रहेगा कि और बोथ नहीं लिखे तो क्या गड़बड़ होता। तो ये गड़बड़ होता कि अगर गुड्स और सर्विसेज लिख के गवर्नमेंट छोड़ देता था डेफिनेशन को, तो फिर क्या होने का, जो गुड्स एंड सर्विसेज साथ में कंबाइनली सर्व करते हैं, कंबाइनली बेचते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं, वो ट्रेडर क्या बोलते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर क्या बोलते हैं, मैं थोड़ी ना सिर्फ गुड्स बेचता हूं, मैं थोड़ी ना सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो मैं तो गुड्स के साथ में सर्विसेज भी देता हूं, तो उधर थोड़ी ना गुड्स एंड सर्विसेज लिखा है, तो मैं जहां में नहीं लेगा जीएसटी का नंबर, जहां में नहीं गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो ये सब मुद्दे उठ सकते थे, ये सब मुद्दे ऑलरेडी उठ चुके हैं एक्चुअल में। इसके लिए गवर्नमेंट ने एंड की जगह पे वहां पे और ये वर्ड यूज किया हुआ है। पूरे टैक्सेशन सिस्टम के अंदर तुम डायरेक्ट टैक्स बोलो या इनडायरेक्ट टैक्स बोलो, ये एंड और ये वर्ड के ऊपर बहुत सारे जोल होते हैं, बहुत सारे केसेस अभी भी पेंडिंग है, केसेस चल रही है, क्योंकि बहुत सारे असेसीज, बहुत सारे टैक्स पर एंड और ऐसे कुछ ना कुछ गलतियां निकालते हैं और फिर अपना टैक्स चुराने की, टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने पहले से ही क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, और। तो एक बार बोलेंगे क्या मेरे साथ, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ठीक है, अभी कोई भी ऐसा गुड्स का ट्रेडर नहीं बचेगा, कोई भी ऐसा सर्विस प्रोवाइडर नहीं बचेगा, ना ही दोनों चीजें देने वाले गुड्स एज वेल एज सर्विस प्रोवाइड करने वाले असेसीज भी नहीं बचेंगे। उन सबको कंपल्सरी क्या भरना पड़ेगा, रजिस्टर करा के जीएसटी के लिए वो लायबल बन जाएंगे। तो चलो ये और का डिस्कशन खत्म करते हो, थोड़ा आगे बढ़ता हूं, थोड़ा और भी कुछ बहुत सारे अच्छे डिस्कशन करना है। तो जीएसटी इज अ टैक्स बोला है ना, तो सबसे पहले सवाल ये उठेगा कि टैक्स तो कौन सा टैक्स। जो लोग जानते हैं टैक्स के अंदर देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी कौन सा टैक्स है, इसको डायरेक्ट टैक्स बोला जाए या इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाए। तो पहले डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस तो समझ लो। ओके, क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। बोलता है डायरेक्ट टैक्स यानी वो टैक्स जो रियल इनकम के ऊपर पे किया जाता है। पहले किसी एक साल में तुम इनकम कमाओगे, ओके, जो इनकम कमाया तुमने प्रीवियस ईयर के अंदर, उसका नेक्स्ट ईयर में, यानी उसको टैक्स का वर्ड बोलते हो असेसमेंट ईयर में, उसका असेसमेंट करेंगे। जिस ईयर में उसको टैक्स तूने फाइंड आउट किया, असेस किया, उसका कैलकुलेशन किया, उसी ईयर को तो असेसमेंट ईयर बोलेंगे, और फिर जाके तुम गवर्नमेंट को टैक्स भरोगे। ये टाइप ऑफ टैक्स को बोला जाता है डायरेक्ट टैक्स। क्या जीएसटी ऐसा चार्ज करता है? आज तक तो तुमने बहुत सारे दुकानों से जीएसटी का बिल लिया रहेगा, क्या उसने तेरा इनकम पूछा? क्या उसने अगले साल जाके तेरे को बोला तो फिर से यार मेरे पास अगले साल में तेरे को टैक्स तेरे से मैं लेके देगा? नहीं यार, वो तो सेम एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन, एट द टाइम ऑफ सप्लाई तेरे से क्या कर लेता है, टैक्स चार्ज कर लेता है। इसका मतलब जीएसटी डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो कौन सा टैक्स है यार? इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी जाना इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पे लोगों का इनकम नहीं देखा जाता, यहाँ पे असेसमेंट तक नहीं रुका जाता है। जैसे ही तुम ट्रांजैक्शन कर लो, इनकम कर लो, तो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे तुम लोग से टैक्स लिया जाएगा। तो कितना भी बड़ा अमीर आदमी हो, तो कितना भी गरीब हो, तुझे तो टैक्स भरना ही पड़ेगा। हमेशा कस्टमर की जेब से टैक्स जाते रहेगा। तो एक बार बोलेंगे क्या जीएसटी कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट? तो इट इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे मैंने टैक्स के ऊपर आगे डिस्कशन करके रखा हुआ। अभी इनडायरेक्ट टैक्स है, तो फिर क्या हमारे पास इंडिया में पहले से कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था कि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लाया है? तो था, पहले भी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेस थे और आज भी है। लेकिन गवर्नमेंट ने जीएसटी को लाते हुए ये कुछ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सिस्टम थे, वो एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के हुए जीएसटी लेके आए। तो कौन से कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने नाम लिखा है जिनको हटाते हुए गवर्नमेंट ने क्या लाया, जीएसटी लाया। जैसे कि मिसाल के तौर पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ओके, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जो मैन्युफैक्चरर थे ना, उनको एक्साइज ड्यूटी चार्ज करना पड़ता था। देन सर्विस टैक्स, जो सर्विस प्रोवाइडर उनके ऊपर सर्विस टैक्स लगता था। जो वैट यानी जो गुड्स का ट्रेडिंग करता है, डीलर है, उसको वैट भरना पड़ता था। महाराष्ट्र के अंदर उसको एमवैट करके बोला जाता था। देन सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी सीएसटी, तो आउटसाइड द स्टेट गुड्स बेचेगा तो उसके लिए सीएसटी, एक अलग टैक्सेशन सिस्टम था। एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, तो ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस थे हमारे पास, पहले थे 17 के पहले, जुलाई 17 के पहले, जीएसटी लाने से पहले। तो एक बंदा जो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, जो ट्रेडर भी है, समझ रहा है, जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो उसको ये दुनिया भर के अलग अलग टैक्सेस के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता था। लेकिन जीएसटी ने क्या किया, ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस के रिप्लेसमेंट में एक ही यूनिफॉर्म जीएसटी टैक्स लेके आया। अभी तुम लोग को ये सबके रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है, अभी तुम लोग को सबके एक्ट के अंदर, अलग अलग एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ एक ही एक्ट के अंदर रजिस्टर हो जा, दैट इज योर व्हाट, जीएसटी। तो अब तक क्या बोला है डिस्कशन, फिर से पहली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने,
बोलता है जीएसटी इज अ टैक्स, तो बोलो कौन सा टैक्स, जीएसटी इज एन डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, तो इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स, क्या नेचर का होता है, ट्रांजैक्शन बेसिस पे होता है, ये अभी मैंने बोल दिया। ओके, फिर जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स लाया तो पहले से था कि नए से लाया, तो पहले से कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको हटाते हुए हमने क्या लेके आया भाई, जीएसटी लेके आया। ठीक है, आगे बढ़ते क्या लिखा देखो जरा, लाइन मेरे साथ पढ़ना है, लाइन तो आज वाईआईटी हो जानी चाहिए यार। तो जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई, क्या लिखा, सप्लाई। अभी सप्लाई क्या होता है, सप्लाई बोलेगा तो सेल, कोई भी बोलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। सप्लाई ये वर्ड अपने वाली डेफिनेशन मत बना खुद से, टैक्सेशन के अंदर हर एक चीज का डेफिनेशन टैक्स के अंदर डिफाइन करके रखा हुआ है, उनका डेफिनेशन अपने को पढ़ना पड़ेगा। और मैं बोलूं तो जीएसटी पूरा का पूरा सप्लाई के डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है। सप्लाई का डेफिनेशन समझ गए ना तुम अच्छे से, बस जीएसटी खत्म। तो सप्लाई का डेफिनेशन इन डिटेल में जाके पढ़ना पड़ेगा। तो क्या गवर्नमेंट ने सप्लाई का डेफिनेशन डिफाइन किया, जरूर किया है, सेक्शन 7 के अंदर सप्लाई डिफाइन किया हुआ। तो चलो पहले आगे बढ़ते हुए सप्लाई क्या है डिटेल में पढ़ते हैं, फिर से अपन इस स्लाइड पे आएंगे। तो व्हाट इज सप्लाई, तो ये तो देख लिया हमने। तो ये सप्लाई सेक्शन 7 के अंदर मेंशन किया हुआ, देखो देखो जरा क्या लिखा है, साथ में पढ़ना प्लीज। थोड़ा डेफिनेशन है, ये भी जाएगा, लेकिन जैसे अंडरस्टैंड करोगे ना तो एक लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अरे हाँ समझा है। तो और जिस बारीकी में जाके मैं डेफिनेशंस को बोल रहा हूं, जो अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूं, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लाओ। मैं 100 डेफिनेशन पढ़ाऊंगा फिर तुम सीखोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं डेफिनेशन क्या डिटेल क्या डेप्थ में जाके कैसे सोचता हूं, वो सोच अपने आप में लाओ, नहीं तो फिर मेरा पढ़ाने का क्या मतलब है। ओके, एक डेफिनेशन जो भी मैं, जैसे मैंने और का डिस्कशन किया, जैसे अभी सप्लाई के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, तो पहले डिस्कशन करते फिर थोड़ा वचन देते आगे। सेक्शन 7 सप्लाई क्या लिखा है, तो एज पर सेक्शन 7(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। तो सबसे पहला सवाल उठेगा सीजीएसटी क्या है भाई, सीजीएसटी क्या है। तो जीएसटी के अंदर थोड़ा बहुत अगर जानते हो, जानकारी रखते हो, तो आईजीएसटी, सीजीएसटी, जीएसटी ऐसे कुछ टाइप्स है। तो एकेडमिक्स वालों को मैं पहले बोल दूं, बीकॉम बैक वालों को मैं पहले बोल दूं, जो अपने को जीएसटी एक्ट बना है ना, जीएसटी एक्ट के दो पार्ट कर दे, एक सीजीएसटी एक्ट और एक आईजीएसटी एक्ट। ओके, 2017। तो सीजीएसटी और आईजीएसटी एक्ट ऐसे दो एक्ट करते हुए अपने को, तुम लोग को बीकॉम बैक वाले को सिलेबस के अंदर पढ़ने का है सीजीएसटी वाला एक्ट। कौन सा पढ़ने का है, सीजीएसटी। आईजीएसटी एक्ट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये सीए, सीएस, सीएमए प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर आईजीएसटी एक्ट भी पढ़ने का चांस मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है। तो तुम लोग तो इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, अभी आप लोग सिर्फ सीजीएसटी एक्ट पे बात करेंगे। तो जो भी मैं डेफिनेशन बोलूंगा, जो भी सेक्शंस बोलूंगा, वो सब के सब कौन से सेक्शंस है बोलो ना, सीजीएसटी एक्ट के तहत के सेक्शन है। तो चलो सेक्शन 7(1) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। व्हाई 2017, क्योंकि जीएसटी लेके आया हमने 2017 के अंदर। सप्लाई इंक्लूड्स, तो यहाँ पे सप्लाई का डेफिनेशन, अभी अपन सप्लाई इंक्लूड पढ़े, तुम लोग ने आगे का पढ़ना भी चालू किया, थोड़ा रुक। इंक्लूड्स वर्ड पे भी मेरे को कुछ बोलने का, बहुत बोलना है आज। इंक्लूड्स मतलब क्या, डेफिनेशन में इंक्लूड क्यों लिखा हुआ है, सप्लाई मींस क्यों नहीं लिखा। सप्लाई मींस बोलते ना, तो सप्लाई जो डिफाइन करते ना उतना ही होता है, रिजिड बन जाता है। गवर्नमेंट ने इंक्लूड्स लिखा हुआ है, मतलब ये सप्लाई के डेफिनेशन में जो लिखा वो तो है ही, साथ में अगर आगे जाके इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है, कुछ चेंजेस आ जाता है, तो सिमिलर एक्टिविटीज को भी हम लोग सप्लाई कंसीडर करेंगे। इसके लिए यहाँ पे इंक्लूसिव लिस्ट लिखा हुआ है, इंक्लूड्स लिखा है, जब गवर्नमेंट चाहे इसमें और एडिशन करते रहेगा तो सप्लाई इंक्लूड्स। तो इसके आगे से डेफिनेशन देखने का नजरिया बदलो, इंक्लूड्स करके लिखा हुआ है कि मींस करके लिखा हुआ है। मींस करके लिखा मतलब नॉर्मल डेफिनेशन जैसा लिखा है वैसा ही है, इंक्लूड्स करके लिखा मतलब इंक्लूसिव है, मतलब उस डेफिनेशन का किधर एंड ही नहीं है, एंडलेस डेफिनेशन है, पढ़ते। तो सप्लाई इंक्लूड्स मेरे साथ पढ़ते रहना, ऑल फॉर्म्स ऑफ गुड्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज। अभी सप्लाई बोलते तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता क्या है, सप्लाई बोलेगा तो क्या क्या दिमाग में आया तुमने, सेल नहीं है। सप्लाई मतलब सिर्फ सेल्स नहीं होता, पर बोलता है इट इज अ सेल, it is as well as exchange, transfer, barter, exchange, lease, rental, license, disposal, ये सब चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। मतलब किसी को कोई गुड्स बेचना, चीजें बेचना, मतलब ही सप्लाई नहीं होता। सेल वर्ड नहीं लिखा, सप्लाई वर्ड लिखा। सप्लाई ब्रॉड टर्म है, जिसके अंदर का छोटा सा एक एग्जांपल बोलूं तो सेल। तो सप्लाई के अंदर सेल आता है, सप्लाई के अंदर सेल आता है। तो सप्लाई में क्या क्या है, सिर्फ सेल है नहीं, सेल्स है, बार्टर ट्रांजैक्शन है, एक्सचेंज, सिर्फ तुम चीजें एक्सचेंज कर रहे हो तो भी उसको सप्लाई बोलते हैं। ओके, कोई प्रॉपर्टी जो तुम लीज पे दे रहे हो, इमोबल प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा रहे हो, तो लीज एंड रेंटल ट्रांजैक्शंस को भी सप्लाई बोलो। इतना ब्रॉड टर्म करके रखा है सप्लाई को। तो सप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तुम गुड्स दो या सर्विसेज दो, उसको बार्टर में दो, उसको एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में दो, उसको एक्चुअल सेल करो या उसको लीज पे चढ़ाओ, रेंट पे दो, फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं सप्लाई बोलेगा। सप्लाई बोलेगा मतलब क्या, सप्लाई बोल दिया मतलब बस जीएसटी अट्रैक्ट हो गया भाई, जीएसटी अट्रैक्ट हो गया। पढ़ते और क्या लिखा हुआ,
लेकिन दो इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन। रेड में पढ़ पा रहे हो तो ये कंसीडरेशन के लिए होना चाहिए। मतलब मैं मेरी प्रॉपर्टी मेरे किसी दोस्त को बोला जा तू रेंट मत दे मेरे को, ऐसे ले ले यार, तू मेरे साथ आ जा, तो मैं रेंट नहीं ले रहा उससे, मतलब मैं क्या कंसीडरेशन चार्ज कर रहा हूँ, पैसा मांग रहा हूँ, नहीं मांग रहा हूँ। तो इस चीज को सप्लाई नहीं बोलने का क्या लिखा हुआ है, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसीडरेशन इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है यार। मैं किसी को गुड्स बेच रहा हूँ और सामने से पैसा नहीं ले रहा, मतलब वो फ्री में दिया ना यार, फ्री सैंपल बेचा, तो इसको हम लोग क्या नहीं मानेंगे, वो सप्लाई हुआ है यार, अपन भी जानते हैं, लेकिन उसको एज पर जीएसटी एक्ट के डेफिनेशन के हिसाब से सप्लाई बोलने का नहीं। और क्या लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और ये सब चीज करना तुम्हारा बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस, पर्सनल एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। तो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, सप्लाई मतलब सिर्फ सेल्स नहीं होता, ओके, सप्लाई मतलब सिर्फ सेल्स नहीं, तो क्या क्या बोलता है, उसके अंदर सेल्स भी आता है, उसके अंदर एक्सचेंज भी आता है, उसके अंदर बार्टर भी आता है, उसके अंदर लीज एंड रेंटल ट्रांजैक्शन भी आता है, तो थोड़ा ब्रॉड टर्म है सप्लाई का। और ये सब होने के बाद बोलता है दो चीजें तो इंपॉर्टेंट है, ये सब तूने बिजनेस के नेचर में करना चाहिए, और सेकंड इसके बदले में तूने क्या ले लेना चाहिए, बोलता है कंसीडरेशन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसीडरेशन लो। तो फिर यहाँ पे डेफिनेशन खत्म हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये ए के बाद बी और सी ऐड करके बोला। और एक चीज, ये ए और बी सी ऐसे नहीं लिखा हो, दैट इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए, ऐसा हो, दैट इज सेक्शन 7 सबसेक्शन ए सबसेक्शन बी सबसेक्शन सी। तो ये इंसर्ट करते हुए गवर्नमेंट को कुछ चीजें इंसर्ट करनी पड़ी, इसे क्यों होती रहेगी, क्योंकि सप्लाई का जो ओरिजिनल डेफिनेशन था ना, ओरिजिनल डेफिनेशन के हिसाब से कुछ चीजें कवर शायद नहीं होती रहेगी। मतलब क्या बोलता है, सप्लाई के लिए अभी तो समझा कि कंसीडरेशन होना चाहिए, बिजनेस के नेचर में होना चाहिए, बराबर है, कंसीडरेशन होना चाहिए और बिजनेस होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों को गवर्नमेंट ने हटाते हुए बोला कि कंसीडरेशन नहीं भी रहेगा ना तो भी सप्लाई बोलेंगे, बिजनेस नहीं भी रहेगा ना तो भी सप्लाई बोलेंगे। अभी ये क्या सीन है, बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर द कंसीडरेशन व्हिच मे और मे नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो अगर मैं कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूं, कंसीडरेशन के लिए कर रहा हूं, पहले हमने ऊपर ही जस्ट बोला ये पॉइंट के अंदर कि सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर कंसीडरेशन इज मस्ट होना ही चाहिए, तो है कंसीडरेशन तो है, which may or may not, which may और क्या लिखा हुआ है, may not in the course or furtherance of business। मतलब ये बी सबसेक्शन बी खास क्यों इंसर्ट किया हुआ है, बोलता है ये इकलौता ऐसा ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस के नेचर में नहीं करेगा, नहीं भी ना करेगा तो भी हम लोग उसको सप्लाई बोलेंगे। अपन कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, लेकिन वो मेरा सर्विसेज इंपोर्ट करना बिजनेस नहीं है, तो भी इसको सप्लाई बोलो। मिसाल के तौर पर नेटफ्लिक्स का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, नेटफ्लिक्स मैंने सब्सक्राइब किया, उनका जो भी मंथली चार्जेस है, एनुअल चार्जेस है, मैंने पेमेंट किया, ओके, और फिर मैं वो सर्विसेज ले रहा हूं, मतलब वो मैंने सर्विसेज इंपोर्ट ही की ना, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया। क्या मैंने बदले में उसको कंसीडरेशन पे किया, जरूर पे किया हो, लेकिन क्या नेटफ्लिक्स पे वो मूवीज देखना ये मेरा बिजनेस है, नहीं, ये मेरा बिजनेस नहीं है, तो इट इज नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फिर भी गवर्नमेंट बोलता है हम लोग इसको क्या बोल के रहेंगे, सप्लाई बोल के रहेंगे, मतलब जीएसटी तो चार्ज होएगा, जीएसटी अट्रैक्ट करके रहेंगे। तो इज इट क्लियर, क्या पॉइंट लिखा हुआ है बी वाला। चलो सी पॉइंट पे आता है। बी वाला पॉइंट नॉट अ बिजनेस के लिए था, सी वाला पॉइंट नॉट अ कंसीडरेशन के लिए लिखा हुआ है, पढ़ रहा है। वो द ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 1 इवन इफ मेड विदाउट कंसीडरेशन, विदाउट लिखा हो चीज होता है। मैं शेड्यूल 1 के तहत, शेड्यूल 1 की कुछ एक्टिविटीज गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है, शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज के हिसाब से अगर कोई तुम वो एक्टिविटीज अगर तुम कर लेते हो, वो भले कंसीडरेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी हम लोग उसको क्या बोलेंगे, बोलता सप्लाई बोलेंगे। तो कौन सी एक्टिविटीज है वो, जैसे कि परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेसेस ऑन व्हिच आईटीसी इज अवेलेबल, आईटीसी चैप्टर में मैं इसके ऊपर बात करूंगा डिटेल में। देन रिलेटेड पार्टी और डिस्टिंक्ट पर्सन, ये सुन लो थोड़ा, रिलेटेड पार्टीज किसको बोलने का, डिस्टिंक्ट पर्सन किसको बोलने का। रिलेटेड पार्टी का वर्ड तो आप समझ में आ ही रहेगा, अगर अपन कंपनी है तो अपनी होल्डिंग सब्सिडी सबको रिलेटेड पार्टीज बोलो। अगर अपन एचयूएफ है, एचयूएफ तो एचयूएफ के अंदर करता और उसके रिलेटिव्स को सब जो मेंबर्स है उसको क्या बोलो, रिलेटेड पार्टीज बोलो। एक चीज बोलना है, मैं पर्सन ये वर्ड बोल रहा हूं ना, जीएसटी टैक्सेबल पर्सन के अंदर सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आता है, ये पहला दिमाग से गलती हटा दो। ओनली इंडिविजुअल इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स। तो पर्सन्स कौन होते हैं, पर्सन में सिर्फ इंडिविजुअल नहीं आता, इंडिविजुअल आती है, कंपनीज आती है, तुम्हारी एचयूएफ आती है, उसके अंदर फर्म आता है, एलएलपीज आता है, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आता है। तो ये सब के सब कौन है, ये सब के सब पर्सन्स है। तो इनके जो भी मेंबर्स है ये सब रिलेटेड पार्टीज में आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे, रिलेटेड पार्टीज के अंदर। तो कोई बोलेगा ये डिस्टिंक्ट पर्सन क्या चीज होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन समझो। डिस्टिंक्ट पर्सन यानी क्या है, मैं अपना कोई बिजनेस है, एक ही बिजनेस के ब्रांड के अंदर अपन डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे हैं, ओके, नाम एक ही है लेकिन उसके अंदर अपना अलग अलग लाइन ऑफ बिजनेस है।
तो मैं और मेरा डिफरेंट बिजनेस एंटिटी आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो हम दो एंटिटीज को बोला जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। क्या बोला जाएगा? डिस्टिंक्ट पर्सन। आई होप ये टर्म आपको क्लियर है। तो डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पार्टीज के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसमें कंसीडरेशन भी नहीं है ना, कंसीडरेशन, पैसा भले एक दूसरे को नहीं ले रहे फिर भी उसको सप्लाई बोलो बोलो ऐसा बोला हुआ है। विदाउट कंसिडरेशन होने वाले शेड्यूल 1 की एक्टिविटीज को हम लोग सप्लाई मानेंगे, ऐसा जीएसटी बोलता है। फिर तुम ये मुद्दा नहीं उठा सकते हम लोग ने किधर कंसिडरेशन चार्ज किया है तो इसको सप्लाई मत बोलो, नहीं ये नहीं होना है। इसके लिए सबसेक्शन सी इंसर्ट करते हुए गवर्नमेंट ने बोला इसको सप्लाई मान के देंगे। देन प्रिंसिपल एंड एजेंट ट्रांजैक्शन। ओके, प्रिंसिपल मतलब कोई एक सप्लायर ओनर ऑफ द ओनर है जिसने क्या किया, अपने गुड्स किसी एजेंट के थ्रू बेचने के लिए उसको दिए। तो जब एजेंट के पास दिए ना तभी हमने क्या किया, उसको ट्रांसफर किया गुड्स, लेकिन बदले में उससे पैसा नहीं लिया। तो फिर प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये जो मैंने एजेंट को गुड्स है इसको सप्लाई क्यों बोले, क्योंकि मैंने पैसा तो नहीं लिया, मैंने कंसीडरेशन नहीं लिया। लेकिन जब एजेंट जाके आगे जाके गुड्स बेचेगा तो पैसा तेरे को ही लाके देगा ना। इसके लिए प्रिंसिपल एंड एजेंट के ट्रांजैक्शन को एट द टाइम ऑफ जब भी प्रिंसिपल एजेंट को माल बेचेगा ना तभी के तभी हम लोग जीएसटी चार्ज करके देंगे, जीएसटी अट्रैक्ट होएगा। सप्लाई के डेफिनेशन में ऐड किया, भले तुम लोग के बीच में ट्रांजैक्शन कंसीडरेशन के बिना हो रहा है फिर भी ये सप्लाई है, सप्लाई है। और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज रिलेटेड पार्टी से कर लो, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर लो। ओके, तो बिजनेस की एक्टिविटी में अगर तुम किसी तुम्हारे रिलेटेड पार्टी से जो अब्रॉड में बैठा उससे कोई सर्विसेज ले रहे हो और उसको पैसा भी नहीं दे रहे हो ना, लेकिन वो बिजनेस के लिए कर रहे हो ना, तो भी हम लोग उसको क्या बोल के देंगे, सप्लाई बोल के देंगे। ये इकलौता हेवी डेफिनेशन थोड़ा सप्लाई का, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करेंगे ना अच्छे से, अपने को पूरा जीएसटी के अंदर कंसेप्ट सीखने में और मजा आएगा। ये खाली डेफिनेशन ही रहेगा, कुछ हेवी नहीं एक्चुअल में। फिर से रिकैप करना चाहता हूं, व्हाट इज सप्लाई। तो सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, ऑल फॉर्म ऑफ सेल्स, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, सबको सप्लाई बोलो। और ये सब गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई करते समय तुमने सामने वाले से क्या करना चाहिए, कंसीडरेशन चार्ज करना चाहिए। और ये सब चीज करना तुम्हारा क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। फिर कुछ चीजों में कंसीडरेशन नहीं है फिर भी उसको सप्लाई बोलेंगे, फिर कुछ चीजों में बिजनेस नहीं है फिर भी उसको सप्लाई बोलेंगे। ये बी और सी पॉइंट के अंदर पड़ा, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सप्लाई का डेफिनेशन? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 के अंदर गवर्नमेंट ने निगेटिव लिस्ट डाल के रखी है। निगेटिव लिस्ट के अंदर क्या लिखा है, बोलता है ये सब ये क्यों करना पड़ा, बोलता है कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन फिर भी बच रहे थे। कौन से ट्रांजैक्शन, बोलता है जो ट्रांजैक्शंस में सप्लाई का डेफिनेशन की वजह से जीएसटी अट्रैक्ट हो रहा था। ओके, कंसीडरेशन था उसमें, बिजनेस के नेचर में था, वो सब एक्टिविटीज अंडरटेक हो रही थी, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जीएसटी नहीं लेना चाहता है। तो ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस को गवर्नमेंट ने निगेटिव लिस्ट के तौर पे लिख के रखा, जैसे कि सप्लाई मेड बाय गवर्नमेंट एज अ पब्लिक अथॉरिटी इज नॉट अ सप्लाई। तो गवर्नमेंट अगर पब्लिक अथॉरिटी में पब्लिक के लिए कोई चीज है सप्लाई करती है तो बोलता है उसको सप्लाई नहीं बोलेंगे। गवर्नमेंट थोड़ी ना खुद को ही टैक्स भरे, मतलब एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे जेब में पैसा डालने जैसा हो गया ये, शायद लॉजिकली क्लिक हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ। आगे फिर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, तो मेरे को बताओ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज क्या है कोई आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल एजेंट होते हैं? नहीं। ओके, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के बिहाफ पे काम करता है। एम्प्लॉयर जो बोलेगा इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय उसके लिए सब चीज करेगा। एम्प्लॉय को उसके बदले में सैलरी मिलता है, तो एम्प्लॉय उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स भी तो पे करता है, तो फिर से इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगाएंगे, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के बीच में बोलता है जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले, उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे। अल्दो ये सब डेफिनेशन को क्या, ये ऊपर का सब क्या चीज क्या करता रहेगा, सेटिस्फाइड करता रहेगा। आगे देन सेम सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल भी तो पब्लिक के लिए रखा हुआ है, तो वो लोग जो भी कोर्ट के अंदर ट्राइब्यूनल के अंदर अपने को जो भी सारी सर्विसेज मिलेंगे उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। अगेन गवर्नमेंट लोग से टैक्स नहीं लेगा, टैक्स नहीं वसूल करेगा, जीएसटी नहीं अट्रैक्ट होगा। देन एमपी, एमएलए, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर और डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी, गवर्नमेंट के इनकॉर्पोरेशन के अंदर जो डायरेक्टर और डायरेक्टर काम कर रहे हैं वो जो भी सप्लाई उस सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो भी चीजें सप्लाई कर रहा है, मतलब जो सर्विसेज दे रहा है अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर कर रहा है, उसके लिए भी हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, उसको सप्लाई ही नहीं बोलेंगे। सप्लाई नहीं बोलने से क्या होता है, अरे सप्लाई नहीं, डेफिनेशन सप्लाई की डेफिनेशन से इस चीज को बाहर कर दिया ना, मतलब जीएसटी लगेगा ही नहीं, कभी अट्रैक्ट ही नहीं होगा। आई होप ये सप्लाई का डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे। पहले प्रीवियस पेज पे चलते हैं, अपना क्या डिस्कशन था, ये वाला डिस्कशन क्या बोल रहे थे अपन, जीएसटी से टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और वाला डिस्कशन किया। फिर अभी टैक्स वाला डिस्कशन हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स से करके अभी सप्लाई वाला डिस्कशन हो गया। आई होप आपको क्लियर है सप्लाई क्या होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, गुड्स।
तो गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है, ये थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। कोई कॉमर्स स्टूडेंट बोलेगा है गुड्स सर्विसेज क्या है, क्या होता है ये मालूम है, तो अपना बुक कीपिंग अकाउंटिंग वाला डेफिनेशन प्लीज यहाँ पे मत लेके आना, टैक्सेशन के अंदर तुम्हारी वो सब मीनिंग्स नहीं चलती है, नहीं चलती है। तो गुड्स और सर्विसेज को अगेन डिफाइन किया हुआ, डिफाइन करना पड़ा गवर्नमेंट को। तो चलो देखते हैं क्या है गुड्स, क्या है सर्विसेज। तो ये यहाँ पे देखो, गुड्स मीन्स, पढ़ना मेरे साथ, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर एक चीज जो मूवेबल है, मूवेबल होनी चाहिए, उस चीज को गुड्स बोलो। मूवेबल प्रॉपर्टीज को गुड्स बोलने का, ऐसा नहीं जो चीज मैं बेचता हूँ वो मेरे लिए गुड्स है, नहीं। मैंने कोई असेट खरीद के रखा है यार, असेट मूवेबल है, मैं यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट कर सकता हूँ, कभी भी कर सकता हूँ, क्या उसको गुड्स बोलो? हाँ गुड्स बोल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाजू में रखने का अपना, असेट बोलते थे उसको, आज जीएसटी के अंदर उसको गुड्स ही बोलना पड़ेगा, उसको कैपिटल गुड्स करके वर्ड यूज करते हो लोग। तो चलो, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल, शायद मूवेबल ये वर्ड आपको क्लियर है, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्सक्लूडिंग एंड इंक्लूडिंग, अगर ये वर्ड देख पा रहे हो तो। अभी ऐसा क्या हो गया, गुड्स की डेफिनेशन यहाँ पे मस्त खत्म हो गई थी। गुड्स मतलब वो हर एक चीज, एवरी काइंड, ज्यादा दिमाग में टेंशन रखा ही नहीं है, वो हर एक चीज जो मूवेबल है उसको गुड्स बोलो। तो अभी तुम आजू बाजू में सब दुनिया देखो यार, वो सब गुड्स है, सबकी सब चीजें गुड्स ही है। ओके, तो वो मूवेबल होनी चाहिए, उसको गुड्स बोलो। तो अलग से इंक्लूड एक्सक्लूड क्यों करना पड़ा? तो अलग से इंक्लूड इसके लिए करना पड़ रहा है, जरा सोच पा रहे हो तो। एक ही तो वर्ड गवर्नमेंट ने यूज किया ना, मूवेबल। तो कोई चीज जो मूवेबल नहीं थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको गुड्स बोलना चाहता है, उस पर टैक्स लेना चाहता है, इसके लिए गवर्नमेंट ने उस चीज को अलग से इंक्लूड किया। डेफिनेशन लिखने का पैटर्न समझो प्लीज। ओके, जैसे थोड़ा टाइम पहले बोला, डेफिनेशन तुम खुद से कोई डेफिनेशन पढ़ते हो तो इंटरप्रिटेशन तुम लोग को खुद से आ जाना चाहिए, तो ही मैं बोलूंगा कि मेरा पढ़ाने का मतलब है, या मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूं तुम लोग को। तो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर मैं ये पढ़ रहा हूं इंक्लूडिंग वाली चीज, इंक्लूडिंग थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ। तो मेरे को बोलो अर्थ को जमीन को जो चीजें अटैच्ड है, नेचुरली बोलो, आर्टिफिशियल बोलो, क्या वो मूवेबल हो पाएंगी? फिर नहीं, वो मूव तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट उसके ऊपर जीएसटी लगाना चाहता है ना, इसके लिए उसको इंक्लूडिंग के लिस्ट में डालते हुए बोला कि थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ, उसको भी गुड्स बोलो। तो अभी यही लॉजिक के साथ आगे बढ़ के मेरे को बोलो एक्सक्लूडिंग में क्या डाला रहेगा। अभी एक्सक्लूडिंग में वो सब गुड्स डाले गवर्नमेंट ने जो थे मूवेबल, लेकिन गवर्नमेंट उस पर जीएसटी नहीं लेना चाहता यार, तो उसको एक्सक्लूडिंग में डाला। जैसे कि मनीज, सिक्योरिटीज, मतलब मैं किसी के पास गया, बोला 500 का छुट्टा है क्या, 500 का नोट दिया, 100 की 5 हरी पत्ती ली, तो क्या फिर मेरे को बोलो ये एक्सचेंज जो मैंने किया, मनी में जो मैंने ट्रांजैक्शन किया, क्या इसके ऊपर जीएसटी लग के रहेगा? नहीं यार, ऐसा तो अपन कितने हर रोज दुनिया भर में कितने सारे लोग एक्सचेंज करते रहते हैं कैश का। तो बोलता है मनी सिक्योरिटीज भी अगर तुम एक्सचेंज करते हो आपस में, तो बोलता है उसको वो गुड्स है, वो एक्सचेंज हो रहा है, वो मूवेबल है। ये सब डेफिनेशन में बैठता है, मनी सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज डेफिनेशन में बैठने के बावजूद मैं उसको एक्सक्लूडिंग में डाला, मतलब उसको गुड्स नहीं बोलो। गुड्स ही नहीं बोलेंगे तो जीएसटी अट्रैक्ट ही नहीं होगा। जीएसटी का डेफिनेशन 3 वर्ड्स पे कायम है, 3 वर्ड्स, समझो कौन से? एक सप्लाई, अगर किसी चीज पे जीएसटी अट्रैक्ट करना है तो वो चीज सप्लाई के डेफिनेशन में बैठनी चाहिए। सेकंड, वो चीज गुड्स के डेफिनेशन में बैठनी चाहिए। थर्ड, वो चीज सर्विसेज के डेफिनेशन में बैठनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई चीज गुड्स, सर्विसेज, इन सब के डेफिनेशन से हटा दे रही है, इसका मतलब उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो एक्सक्लूडिंग क्या बोला है? मनी सिक्योरिटीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज, ये सब गुड्स नहीं है, ये सब ट्रांजैक्शन तुम कर भी लोगे तो भी हम लोग उसको गुड्स नहीं मानेंगे, मतलब जीएसटी नहीं लग के रहेगा। चलो सर्विसेज का डेफिनेशन पढ़ते हैं। सर्विसेज का डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज बोलना चाहता हूं। ओके, क्या? मैं गया बैंक के पास, ठीक है, बैंक को बोला मेरे को डीडी बनाने का, डिमांड ड्राफ्ट बनाने का। तो बैंक वाले ने बोला कितने का डीडी? मैं बोला 10,000 का। तो मैंने 10,000 का चेक बना के दिया, बैंक वाले ने कुछ 5-10 मिनट के बाद मेरे को 10,000 का डीडी दिया। तो इट इज अ ट्रांजैक्शन इन मनी। क्या है ये? ट्रांजैक्शन, मनी वाला ट्रांजैक्शन है यार। मैंने चेक के फॉर्म में पैसा दिया, बैंक वाले ने डीडी के फॉर्म में मेरे को कैश दिया। इट इज जस्ट फॉर्म ऑफ कैश यार। मतलब मनी ये वर्ड भी थोड़ा ब्रॉड टर्म से सोचना पड़ेगा। मनी बोलते तुम्हारे दिमाग में गांजिया है, मनी बोलते तुम्हारे दिमाग में नोट है, कॉइन्स है, वो मनी नहीं है। मनी इंक्लूड्स ऑल दिस थिंग जो भी मैं बोलने जा रहा हूं, आराम से सुनना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी मनी है, ड्राफ्ट, एनी काइंड ऑफ ड्राफ्ट जस्ट लाइक अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो भी मनी है। कोई चेक्स, कोई भी टाइप ऑफ चेक, वो भी मनी है। लीगल टेंडर्स मनी है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर कर रहे हो, उसको भी मनी बोलने का। देन और क्या बोल सकते हैं? प्रोमिसरी नोट्स तुम बना रहे हो, उसको भी मनी बोलने का। तो मनी मतलब सिर्फ कैश वाला नहीं, ये सब चीजें मनी के अंदर कवर हो जाएगी।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, मैं चेक देके डीडी ले रहा हूँ, चेक दे रहा हूँ और डिमांड ड्राफ्ट ले रहा हूँ ना, तो ये तो ट्रांजैक्शन इन मनी हो गया। तो इसको गुड्स बोलना है क्या? तो नहीं बोलना, एक्सक्लूडिंग के डेफिनेशन में डाल के रखा है। लेकिन याद करो, डीडी बनाने के लिए गए बैंक के अंदर, 10,000 का चेक दिया, बैंक ने 10,000 का डीडी बना के दिया, लेकिन क्या बैंक ने सिर्फ तेरे से सही में 10,000 का ही चेक लिया था क्या? नहीं, बैंक मेरे से कुछ एडिशनल चार्जेस लिए थे ना, तो वो एडिशनल चार्जेस जो भी 100-200 रुपया बैंक ने चार्ज किया, दैट इज एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज बाय द बैंक फॉर ट्रांजैक्शन इन मनी। तो बोलता है ये जो एडिशनल कंसिडरेशन बैंक चार्ज कर रहा है ना, बैंक इस चार्ज को सर्विस चार्ज करके पुकारते हैं, बोलते हैं हमने ये सर्विस दी तेरे को, इसके लिए सर्विस चार्ज लगाएंगे। तो उस अमाउंट ऑफ सर्विस चार्ज पे जो बैंक एडिशनल तेरे से लेता है ना, उसके ऊपर जीएसटी लग के रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको सर्विसेज के डेफिनेशन में डाल के रखा है। अभी पढ़ना मेरे साथ सर्विसेज का डेफिनेशन, डायरेक्ट इंक्लूडिंग वाला पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। सर्विसेज इंक्लूड्स व्हाट? ट्रांजैक्शन इन मनी एंड सिक्योरिटीज फॉर विच एडिशनल कंसीडरेशन इज चार्ज। मनी सिक्योरिटीज में कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो गुड्स के डेफिनेशन के हिसाब से वो गुड्स नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर कुछ एडिशनल कंसीडरेशन चार्ज करोगे ना, वो सर्विस बोलेंगे। शायद ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही है क्या बोल रहा हूं मैं। और सबसे भारी चीज तो यहाँ पे लिखे, पहला लाइन पढ़ना सर्विसेज का। क्या लिखा है? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विस उसको बोलने का जो गुड्स नहीं है। क्या एक नंबर डेफिनेशन बनाया, सर्विस उसको बोलने का जो गुड्स नहीं है। मतलब यहाँ पे गुड्स मतलब हर एक चीज जो मूवेबल है, तो सर्विस मतलब जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है। ओके, लेकिन थोड़ा एक पॉइंट पढ़ने जैसा, बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर गुड्स में ये चीजें मनी सिक्योरिटीज एक्सक्लूड की है, क्या की है? गुड्स मनी सिक्योरिटीज एक्सक्लूड कर दी ना गुड्स के अंदर से, तो गुड्स के अंदर जो चीज नहीं है, लेकिन सर्विसेज में बोलते हैं अदर देन गुड्स, मतलब गुड्स में जो चीज नहीं थी अदर देन गुड्स के हिसाब से सर्विसेज में वो आ जाएगी। शायद आपको समझ रहा है मैं क्या पॉइंट में रेस कर रहा हूँ, क्या मुद्दा मैं उठा रहा हूँ। तो सर्विस मींस अगर वो हर एक चीज जो गुड्स नहीं है, तो गुड्स क्या नहीं है? गुड्स मतलब मनी सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज गुड्स नहीं थी, मतलब वो सर्विस हो जाएंगी ना। हाँ वो सर्विस हो जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहते उसको सर्विस बोले, इसके लिए एक्सक्लूडिंग के अंदर आपको सेम पॉइंट फिर से मिल जाएगा। सर्विस एक्सक्लूड्स मनी सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टीज। ये सोचो जरा, ओवरव्यू के अंदर में ये कुछ डेफिनेशंस अगर इन डिटेल में से जा रहा, तो मैं अपने रेगुलर लेक्चर के अंदर क्या इन डेप्थ में अपन पढ़ते रहेंगे। कोई बात नहीं, वो हर एक लेक्चर मैं फिर से एक बार रिकॉर्ड करूंगा, हर एक चीज के ऊपर आपको वो पूरा का पूरा जो भी मेरे तरफ से मैं सब देने की कोशिश करूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग आगे बढ़ते, थोड़ा क्या लिखा गुड्स और सर्विसेज चार्ज क्लियर। मैं फिर से अपने पहले पेज पे जाना चाहता हूँ, थोड़ा मैकेनिज्म समझो किस तरीके से वीडियो बन रहा है, क्या आगे तुम सीखोगे, तुम लोग को पहले से मालूम होना चाहिए। ठीक है, पहले पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे थे अपन। देखो पढ़ो एक बार, जीएसटी से टैक्स से आता पड़ गया, ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सब देख लिया, और सब देख लिया, बहुत मतलब गुड्स सर्विसेज जो अभी पढ़ा, दोनों को इकट्ठा मिला के भी तुम क्या बोलो, उसको जीएसटी बोलो। ये था जीएसटी का डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ओके, आगे के चैप्टर्स इन डिटेल जाने के लिए, इन डेप्थ पढ़ने के लिए तुम लोग को ये बहुत काम आएगा, ये जो भी आज डिस्कशन हुआ। ओके, इसके साथ मैं कुछ टर्म्स आज आप लोग को एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं, क्योंकि ये जीएसटी पूरे जीएसटी के अंदर बार बार आते ही रहेंगे टर्म्स, बार बार आएंगे, परेशान हो जाओगे तुम्हारे यार अभी इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। तो कुछ सप्लाई रिलेटेड कंसेप्ट्स करके एक मैंने स्लाइड बना के रखा, वो टर्म्स अपन थोड़े सीख लेंगे, तो थोड़ा जीएसटी के साथ अपन फैमिलियर हो जाएंगे, थोड़ा कोर में घुस पाएंगे। तो चलो देखते हो क्या चीजें हैं। ये डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था सेक्शन 7 का, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं समझा तो बार बार उसको रिकैप करके बार बार सुनते रहो। ये कुछ चीजें मेरे को बोलनी है, सप्लाई रिलेटेड कांसेप्ट, सप्लायर एंड रिसिपिएंट, पहले दो टर्म अगर दिख रहे तो। ओके सुनो, जैसे बोला मैंने जीएसटी से ट्रांजैक्शन टैक्स ना, मैं गया दुकान पे कुछ चीजें खरीदा, सामने वाले को पैसा दिया, उसने मेरे को जीएसटी वाला इनवॉइस दिया, तो ये ट्रांजैक्शन में जीएसटी चार्ज होता है। तो सप्लायर कौन होता है, रिसिपिएंट कौन होता है? सिंपल है, वैसे ये सिंपल है, समझ लो। डेफिनेशन दिया, मैं एक्चुअल डेफिनेशन में जा रहा हूं, बस तुम लोग अंडरस्टैंड करो, सप्लायर और रिसिपिएंट ये वर्ड यूज हो जाने चाहिए अपने से। सेलर, बायर, वेंडर, ये सब चीजें वर्ड यूज मत करो, सप्लायर बोलना, रिसिपिएंट बोलना, ठीक है। तो वो बंदा जो गुड्स क्या कर रहा है, गुड्स का ट्रेडर है, वो बंदा जो सर्विस का प्रोवाइडर है, जो सर्विस रेंडर कर रहा है, उस बंदे को क्या बोलने का, सप्लायर बोलने का। ओके, सप्लायर। फिर जिस बंदे को पैसा मिलता है उसको सप्लायर बोलने का, ऐसा ही डेफिनेशन में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है बस। रिसिपिएंट किसको बोलने का, फिर वही बंदा, उसका काउंटर पार्टी अलग सामने से, जो बंदा गुड्स परचेस करेगा, जो बंदा सर्विसेज रिसीव्ड करेगा।
और जो बंदा कंसीडरेशन पे करेगा, पे, उस बंदे को रिसिपेंट बोलने का। ऐसा सप्लाई रिसिपेंट का तो डेफिनेशन डाल के रखा है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मालूम हो सकता है आगे। देन इनवर्ट सप्लाई क्या किसको बोलने का, आउटवर्ड सप्लाई किसको बोलने का। तो सुनो पहले सप्लाई क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, अभी सप्लाई के दो पार्ट के, इनवर्ट और एक आउटवर्ड। तो जस्ट मैंने अभी पहले सप्लायर बोला, सप्लायर के एंगल से सप्लाई वर्ड बोलने का ना, तो उसको आउटवर्ड सप्लाई बोलने का, क्या बोलने का, आउटवर्ड सप्लाई। और यही सप्लाई वर्ड अगर रिसिपिएंट के एंगल से बोलने का ना, तो उसको इनवर्ट सप्लाई बोलने का। ठीक है, पहले सप्लाई वर्ड आते हैं अपनी मेंटालिटी, सप्लाई मतलब देना, नहीं ऐसा नहीं है। सप्लाई, सप्लाई आउटवर्ड सप्लाई मतलब चीजें देना, इनवर्ट सप्लाई मतलब चीजें लेना। तो फ्रॉम रिसिपिएंट एंगल सप्लाई को अपन इनवर्ट सप्लाई बोलेंगे, और सप्लायर के एंगल से अपन सप्लाई को आउटवर्ड सप्लाई बोलेंगे। तो इसके आगे से सिर्फ सप्लाई वर्ड नहीं, इनवर्ट आउटवर्ड दो चीजें यूज करेंगे, दो वर्ड यूज करेंगे। आगे वर्ड्स आते रहेंगे। इनवर्ट सप्लाई बोलते हैं तो रिसिपिएंट के एंगल से लाइन बोलते हो लोग, आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं तो सप्लायर के एंगल से लाइन बोलते हो लोग। नेक्स्ट, देन ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, ये तो समझने के लिए बहुत ही आसान है, और साथ में पूरा जीएसटी का एक ओवरव्यू के अंदर इंट्रा और इंटरस्टेट ये बार बार वर्ड आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। इस सप्लाई के इन वर्ड के हिसाब से अपन ये सोचते हैं कि कौन सा जीएसटी चार्ज करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इस पर मैं बात करूंगा, पहले ये वर्ड्स को समझाने दो। व्हाट इज इंट्रास्टेट, व्हाट इज इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट सप्लाई यानी क्या, इंट्रास्टेट सप्लाई यानी वो सप्लाई जो मैं विद इन द स्टेट कर रहा हूं, विद इन द स्टेट। समझो मैं महाराष्ट्र का डीलर हूं, महाराष्ट्र में बैठा, महाराष्ट्र के अंदर ही लोकली मैं कोई चीजें गुड्स बेचता हूं या सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, तो सप्लाई को मैं क्या बोलूंगा, इट इज माय इंट्रा स्टेट सप्लाई। और मैं सप्लाई तो मैं बोलूंगा आउटवर्ड सप्लाई। और जिन्होंने मेरे से ये चीजें रिसीव्ड की, गुड्स रिसीव्ड किया, वो बंदा बोलेगा मैंने इंट्रास्टेट इनवर्ड सप्लाई किया। ओके, फिर इंटरस्टेट ये क्या चीज होती है, इंटरस्टेट। इंटरस्टेट यानी मैं अपने स्टेट को छोड़ के आउटसाइड द स्टेट चीजें बेच रहा हूं, आउटसाइड द चीजें मैं क्या कर रहा हूं, गुड्स ट्रांसफर कर रहा हूं, या आउटसाइड द स्टेट जाके मैं उधर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, तो उस चीज को क्या बोलने का, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलने का, इंटर स्टेट सप्लाई। ये प्लीज याद रखना, जो अभी मैंने बोला वो आगे काम आने वाला है। आगे फिर टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, सप्लाई के टाइप बना के रखे। कुछ सप्लाईज जो मैं टैक्सेबल गुड्स बेचता हूं तो गवर्नमेंट उसको टैक्सेबल सप्लाई बोलती है, मैं नॉन टैक्सेबल चीजें बेच रहा हूं तो उसको सप्लाई बोलना है तो उसको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। मैं ऐसे गुड्स बेचता हूं या मैं ऐसी सर्विसेज देता हूं जो गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट करा के रखी है, क्या करा के रखा है, एग्जेम्प्ट, तो उसको एग्जेम्प्ट सप्लाई बोलेंगे। अभी एग्जेम्पशन तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है यार, गुड्स का, सर्विसेज का, जिसका मैंने शॉर्टकट ट्रिक मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को देके रखा, ठीक है, उसका भी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर बोल दूंगा। तो ये सब सप्लाईज ना मर्ज करेंगे ना, मर्ज ऐड करते अपने को चीजें मिल जाएगी, एग्रीगेट टर्नओवर। क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर। अभी ये क्या चीज है, टर्नओवर मतलब सेल्स, टोटल सेल्स। तो योर एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट हो जाएगा बाय एडिंग दिस ऑल काइंड ऑफ सप्लाईज। अब ये ऐड क्यों करना है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालना क्यों है, तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर होने के लिए, तुझे सप्लायर बनने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन लेने के बाद तुझे एक जीएसटीएन नंबर मिलता है, ओके, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको बोलता है। और वो नंबर लेने के लिए वन ऑफ द कंडीशन इज कि तुम्हारा बिजनेस का टर्नओवर शुड क्रॉस 40 लाख। कितना, 40 लाख क्रॉस हो जाना चाहिए। अमेंडमेंट के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, 20 लाख पहले वाला लिमिट था, तो 40 लाख अगर क्रॉस हो जाता है तो क्या 40 लाख क्रॉस हो जाना है, टर्नओवर। कौन सा टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर। ये वाला टर्म यहाँ पे काम आएगा। तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर के ऊपर मैं अलग से फिर से एक वीडियो बनाने वाला, उसके अंदर तुम लोग को काम आने वाला है। व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर, अभी के लिए बस टर्म समझो, तुम सिर्फ टर्म समझो। नेक्स्ट, ये कुछ वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो मेरे को बोलने थे, ये मैंने बोल दिया। अगेन अपने पहले वाले स्लाइड पे चलते हैं। टैक्स क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, उसके रिलेटेड टर्म्स, देन गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, ये सब देख लिया हमने, और का क्या इंपॉर्टेंस वो भी देख लिया। फिर कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं, जैसे जीएसटी हैज द कैपेसिटी टू रेज द रेवेन्यू, पढ़ पा जाओ, इन द मोस्ट डिसिप्लिन मैनर ऑफ लेवी एंड कलेक्शन। ओके, मोस्ट डिसिप्लिन मैनर जीएसटी के अंदर है, मतलब क्या है ये, लेवी एंड कलेक्शन, जीएसटी लेवी करने का, लेवी यानी चार्ज करने का, और बाद में जीएसटी सामने वाले से कलेक्ट करने का। ये जो मैकेनिज्म है ना जीएसटी के अंदर का, ये मैकेनिज्म की वजह से जीएसटी ऑल ओवर कंट्रीज ने, बहुत सारे ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे कंट्रीज ने जीएसटी को अडॉप्ट किया। लगभग 150 से 160 कंट्रीज ने हमारे से पहले जीएसटी अडॉप्ट किया है। वो सबसे पहली कंट्री थी फ्रांस, जिसने जीएसटी को अडॉप्ट किया था। और आज 2017 ईयर 2017 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, 2.5 साल पहले हमने जीएसटी को क्या किया हुआ है, एप्लीकेबल करवाया है इंडिया के अंदर।
फ्रॉम 1 जुलाई 2017 एप्लीकेबल डेट। उसके पहले से अपन जीएसटी लाने का सोच रहे थे, दैट इज इन द ईयर 2004 केलकर टास्क फोर्स कमेटी ने रिकमेंड किया था जीएसटी एज एनजीएसटी, नेशनल गुड्स एंड सर्विस टैक्स करके, लेकिन वो 2004 के रिकमेंडेशन को डिले करते हुए फाइनली नरेंद्र मोदी जी ने डिसीजन लिया और 1 जुलाई 2017 को हमारे पास इंडिया में जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है। ओके, तो ये सब चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी चीजें यहाँ पे लिखी हुई तुम्हारे इंट्रोडक्शन के तौर पर, जैसे कि जीएसटी का सबसे पहला आइडिया कौन रिकमेंड किया, म्यूटेड बाय, बोलता केलकर टास्क फोर्स, याद रखना है ना, इन 2004 में सोच रहे थे अपन जीएसटी लाने का। Then it is applicable to all over India. Yes, it is applicable to all over India, including, मेरे को अलग से लिखना पड़ता है J&K, क्योंकि J&K तो अभी तो इंडिया का पार्ट बन चुका है, लेकिन पहले पार्ट नहीं था। तो कभी भी अपन जब भी जीएसटी कोई भी तुम बुक उठा के पढ़ना, कौन से भी जीएसटी टैक्सेशन लॉ के अंदर अबाउट इंडिया कोई चीज बोलनी तो J&K को वो चीज एप्लीकेबल है कि नहीं अलग से बोलना पड़ता था, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का लिस्ट डालते हुए। अभी इंक्लूडिंग J&K, पहले से हमने इंक्लूडिंग लिखना पड़ा था, अभी वैसे भी वो इंडिया का पार्ट है ही। तो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ओवर इंडिया। J&K हाँ जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये डेट काम रहेगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से एकेडमिक वालों के लिए। देख, जीएसटी इज टू बी चार्ज बाय रजिस्टर्ड पर्संस ओनली। जीएसटी सिर्फ रजिस्टर्ड पर्संस ने चार्ज करना है, ठीक है। इस पे मैं आता हूँ, रजिस्टर्ड पर्संस पे आता हूँ। यहाँ पे जैसे कि स्लाइड पे देख लेना, रजिस्ट्रेशन क्या चीज होता है, रजिस्ट्रेशन किसको रजिस्ट्रेशन लेना है, ये कि मैंने शॉर्ट में चीज लिख के रखा हूं, मैं अलग से इसके ऊपर बात करूंगा फिर से। रजिस्ट्रेशन, हु इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इज क्रॉस बाय 20 लाख 10 लाख। से 20 लाख पहले था, अभी वो 40 लाख हो चुका है। कितना हो चुका है, 40 लाख, ठीक है। 40 लाख याद रखना, पुराने वाले स्टूडेंट्स रिवीजन के तौर पे 20 लाख से तुम्हारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रहेगा। देन जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इज स्टेट स्पेसिफिक। पढ़ रहे हो क्या, स्टेट स्पेसिफिक मतलब क्या स्टेट स्पेसिफिक। अगर मैं महाराष्ट्र में बिजनेस कर रहा हूँ, सेम बिजनेस में गुजरात में कर रहा हूँ, सेम बिजनेस में राजस्थान में कर रहा हूँ, सेम बिजनेस में यूपी और किधर जाके मैं कर रहा हूँ बिजनेसेस, तो उन स्टेट में जाके मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, तो क्या उन स्टेट में भी स्पेसिफिक मेरे को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आंसर इज बिग यस, हाँ लेना पड़ेगा। इट इज अ स्टेट स्पेसिफिक, मतलब महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन सिर्फ महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल है, ऑल ओवर इंडिया नहीं चलेगा। तो स्टेट वाइज तुम लोग को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मतलब मेरा बिजनेस मैंने टोटल 12 स्टेट में कर रहा हूं, तो 12 रजिस्ट्रेशन ले जा, ठीक है। तो इट इज एन स्टेट स्पेसिफिक। नेक्स्ट, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी तुम ले सकते हो। वॉलंटरी मतलब जिसका टर्नओवर क्रॉस नहीं होता है, जो या फिर वो सब ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन के कैटेगरी में नहीं पड़ता है, कि किसी की खुद की इच्छा है कि मेरे को जीएसटी नंबर निकालवाने का है, जा निकाल। वॉलंटरी भी तेरे को अलाउड करेंगे। कंपल्सरी लायबल भी कुछ होते हैं एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर, दे नॉट लायबल की एग्रीकल्चरिस्ट वालों को, एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई वालों को बोलता है रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, और कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन बोलता है कंपल्सरी करके रखा है। कौन लोग है वो, इंटरस्टेट सप्लाई करने वाले, टीडीएस डिडक्ट करने वाले, एनआरटीपी, आरसीएम, आईएसडी, ये सब अभी के लिए वर्ड समझो, वर्ड्स पे फोकस करना। रजिस्ट्रेशन का कंसेप्ट समझने मत जाओ, रजिस्ट्रेशन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं। अभी के लिए सिर्फ तुम लोगों को ओवरव्यू देने के लिए वो टर्म्स के साथ फैमिलियर होना है, तो एक एक करके मैं बोल रहा हूं। सबसे पहला एनआरटीपी, पहला इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट अभी बोला ना, इंटरस्टेट मतलब अपने स्टेट के अंदर कि आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट इंटरस्टेट सप्लाई करने वाला वो बंदा, उसको इंटरस्टेट सप्लायर बोलने का, ठीक है। फिर टीडीएस क्या होता है, थोड़ा डायरेक्ट टैक्स के अंदर का भी सीखा हुआ है। टीडीएस जैसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो वो बंदों को भी कंपल्सरी लेना पड़ता है। फिर एनआरटीपी क्या होता है, अच्छे से सुनना भी, इसके आगे एक चीज, एनआरटीपी का पहला फुल फॉर्म बोल रहा हूं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ऐसा बंदा जो इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर वो कुछ ऐसे ट्रांजेक्शंस कर रहा है, ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिसकी वजह से उसको इंडिया में टैक्स अट्रैक्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एनआरटीपी। क्या बोलेंगे, एनआरटीपी, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। सिर्फ नाम समझ लो तुम आज, बस नाम समझो, बाकी डिटेल में जाने का टाइम नहीं आज। देन आरसीएम क्या होता है, आरसीएम का फुल फॉर्म रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जीएसटी कौन से मैकेनिज्म पे चलता है, जीएसटी दोनों मैकेनिज्म पे चलता है, फॉरवर्ड और एक रिवर्स। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मतलब क्या, जीएसटी चार्ज करेगा सप्लायर, पे करेगा रिसिपिएंट, और जो जीएसटी कलेक्ट हुआ ना, सप्लायर के ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा कि वो जीएसटी गवर्नमेंट को पे करे। किसको पे करे, गवर्नमेंट को। तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या बोलता है, कुछ
नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के अंदर कुछ गुड्स और सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया और बोल दिया इन गुड्स और सर्विसेज में अगर ट्रांजैक्शन करोगे ना तो सप्लायर के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, रिसिपिएंट के ऊपर हम लोग ऑब्लिगेशन लगाएंगे। तो क्या है नोटिफाइड गुड्स, क्या है नोटिफाइड सर्विस, उसका लंबा चौड़ा लिस्ट है, कभी बाद में बात करेंगे। अभी के लिए तुम लोग आरसीएम वर्ड समझना है, इसके साथ फैमिली होना है। तो व्हाट इज आरसीएम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बस इतना याद रखो, कौन टैक्स का ऑब्लिगेशन किसके ऊपर आएगा, कौन कौन भरेगा गवर्नमेंट को टैक्स, तो बोलता है रिसिपिएंट भरेगा। आगे बढ़ते हैं, आईएसडी कौन होता है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर किसके, कौन आईएसडी के तहत रजिस्टर्ड होता है, या किसको आईएसडी बोलने का, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर बोलने का, तो हेड ऑफिस को बोलने का। किसको बोलेगा? हेड ऑफिस। दैट्स इट, अभी के लिए इतना काफी। हेड ऑफिस बोला तो ब्रांच ये वर्ड दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए। तो अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस एस्टैब्लिश करके बैठा हूं जिसके ऑल ओवर स्टेट बोलो, ऑल ओवर इंडिया बोलो ब्रांचेस है और किधर तक हेड ऑफिस है, तो उस हेड ऑफिस को खुद को एज आईएसडी रजिस्टर करवाना पड़ता है। क्यों ऐसा वो करता है, वो उसके बेनिफिट के लिए क्या, हाँ वो उसके बेनिफिट के लिए बाद में बात करेंगे जब आईएसडी के ऊपर इन डिटेल जा पाएंगे। आपको क्या लगता है जीएसटी ये जो 1 घंटे का लेक्चर बनेगा, ये जीएसटी आपको पूरा समझ में आ जाएगा? मैं बोल रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा पूरा समझाने की, लेकिन ये बहुत इन डेप्थ ज्ञान इसका देना पड़ेगा मेरे को, एक एक वीडियोस बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने जस्ट बोला ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, ओवरव्यू। जो सीखे ना ऑलरेडी उनको सब चीजें याद आ जाएंगी, सब जो सीखना चाहते हैं उनके लिए मैं एक एक वीडियो अपलोड करते रहूंगा, तो देखते रहना उसको अच्छे से। अभी के लिए आईएसडी क्या था शायद समझा, हेड ऑफिस वालों के लिए था। देन इंटरमीडियरीज मतलब एजेंट्स, और क्या होता है इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एग्जांपल बोल दूं समझ जाओगे, ओला उबेर अमेज़न, इनको बोलने का, दैट्स इट, इतना ही समझ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। नेक्स्ट ओआईडीआर, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विसेज। ये कौन होते हैं अलग से बात करूंगा रजिस्ट्रेशन चैप्टर के ऊपर अलग से, ठीक है। अभी के लिए फुल फॉर्म समझो, नाम याद कर लो ये सब, और सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्संस ये समझ पाओगे, बोलना चाहता हूं मैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्संस क्या होता है? एक कोई बंदा है जो समझो जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब वो जीएसटी के लिए लायबल नहीं है, लेकिन वो किसी आउटसाइड स्टेट में जाके कोई एक पर्टिकुलर इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है। उस इवेंट के अंदर समझो गुड्स बिकने वाले हैं, सर्विसेज प्रोवाइड होने वाली है, वो टैक्सेबल है, सप्लाई अट्रैक्ट होने वाला है, लेकिन ये बंदा एलिजिबल नहीं, इसके लिए इसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, तो अगर कोई ऐसा इवेंट बाहर जाके अंडरटेक करना चाहता है बिंदास कर, लेकिन उस इवेंट के पर्टिकुलर कितने दिन इवेंट चलेगा, 15 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, 2 महीना चलेगा, उस टाइम पीरियड के लिए तुझे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। एंड दैट टेम्पररी रजिस्ट्रेशन इज नथिंग बट कैजुअल रजिस्ट्रेशन। और ऐसा बंदा जिसने कैजुअल रजिस्ट्रेशन लिया, उस बंदे को बोलेंगे अपन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, फिर से अपने पहले पेज पे आते हैं, पहले एकदम स्टार्टिंग वाले क्या था इधर यहाँ पे। तो पहला लाइन तो पूरा क्लियर कट बाइट हो ही गया रहेगा। सेकंड पे मेरे को बात करने का है, मैंने अभी जस्ट अपन को रजिस्ट्रेशन के ऊपर डिस्कशन हमारा हो चुका है। फिर बात करना है मेरे को लेवी एंड कलेक्शन के ऊपर और ड्यूअल जीएसटी मॉडल, ये डिस्कशन अपना साथ में रहेगा। लेवी एंड कलेक्शन मतलब चार्जेबिलिटी क्या है, कलेक्शन कैसे होता है, तो ध्यान देना। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, यस। तो सेक्शन 9 के अंदर देख पा रहे हो लेवी एंड कलेक्शन डिफाइन क्या हुआ है, देखते क्या है। सीजीएसटी, जैसे मैंने थोड़ा टाइम पहले बोला, सीजीएसटी एक्ट, ये सब सीजीएसटी एक्ट के अंदर अपन चीजें पढ़ रहा हूं। तो सीजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाईज। ये पढ़ने से पहले बोल दूं मैं, अभी भी मैंने 2 टर्म डिस्कस किए थे, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। तीन जीएसटी के नाम तो तुमने सुने रहेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अभी डिटेल में समझ होता क्या वो। अगर मैं विद इन द स्टेट बैठ के बिजनेस करता हूँ, विद इन द स्टेट कोई चीजें बेचता हूँ ना, तो फिर मैं लगा के रहूंगा सीजीएसटी और लगा के रहूंगा एसजीएसटी। दोनों लगेंगे तो साथ में लगेंगे, कोई अकेला नहीं लगता। ये सी आएगा तो साथ में एस आके रहेगा, सीजीएसटी एज वेल एज एसजीएसटी। अगर मैं आउटसाइड द स्टेट क्या कर रहा हूँ, आउटसाइड द स्टेट चीजें बेच रहा हूँ, आउटसाइड द स्टेट, तो मुझे आईजीएसटी लगाना पड़ता है। ओके, तो ये था सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। कभी लगेगा बस समझ लो, आउटसाइड द स्टेट आईजीएसटी, विद इन द स्टेट इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सीजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इंट्रा स्टेट, परफेक्ट। मैक्सिमम रेट 20% लग के रहेगा, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। गवर्नमेंट ने लिकर को अलग से बाहर करके रखा है। जरा सोचो, लॉजिक सोचो कि क्यों ऐसा रहेगा। जीएसटी के ऊपर गवर्नमेंट को ऑलरेडी 30 to 40% से भी ज्यादा टैक्स मिल रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स मिल रहा है ऑलरेडी। तो बोलता है जीएसटी एप्लीकेबल करा के किधर 20% का रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू कम कराएगा।
गवर्नमेंट नुकसान लॉस में जाएगा। तो बोलता है लिकर के ऊपर हम लोग क्या नहीं लेके आएंगे, जीएसटी नहीं चार्ज करेंगे। नहीं चार्ज करने के लिए सेक्शन 9 के अंदर उसको बाहर करके लेवी के डेफिनेशन से बाहर कर दिया, ठीक है। तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो लिकर है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, उसको एप्लीकेबल ही नहीं, ऐसा बोलता है सेक्शन 9 के अंदर। फिर मैं एप्लीकेबल ऑन लेटर डेट, बोलता है कुछ चीजों को हम लोग बाद में एप्लीकेबल करा सकते हैं कुछ चीजों के ऊपर, मतलब अभी क्या है, अभी भी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन बाद में सोचे तो कर सकते हैं। वो कौन कौन है, जैसे कि क्रूड पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, तुम्हारा लोकल पेट्रोल, वो सब, नेचुरल गैसेस और एटीएफ। एटीएफ मतलब क्या, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन के अंदर फ्यूल यूज होता है ना, व्हाइट फ्यूल, व्हाइट वो वाला चीज। बोलता है इन सब के ऊपर आज भी जीएसटी नहीं लग रहा है, और फ्यूचर में जाके लगाने का सोचे तो हम लगा सकते हैं। उनको लेटर डेट के अंदर डाल के रखा है, लेकिन लिकर को कभी नहीं डालेंगे। बोलता है लेटर डेट के अंदर लिकर नहीं रखा है, लिकर को कभी भी चार्ज नहीं करेंगे, सीधा सीधा बोले इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लिकर। चलो ठीक है, आई होप आपको लेवी एंड कलेक्शन का डिस्कशन क्लियर है। फिर बढ़ते थोड़ा चार्जेबिलिटी की तरफ। ओके, सिंपल पॉइंट है, थोड़ा ये नॉर्मल डिस्कशन रहेगा, ये हेवी नहीं जाएगा। जस्ट टू बी चार्ज बाय रजिस्टर्ड सप्लायर। सप्लायर क्या होता है मैंने आपको डिस्कस किया हूं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ आरसीएम। आरसीएम क्या होता है भी मैंने डिस्कस किया हूं। ऐसे सब वर्ड्स आने वाले, इसके लिए मैंने बोला पहले टर्म समझ लो। देन डिपेंड्स अपॉन इंटर और इंटर। जीएसटी क्या चार्ज करने का, सी और एस चार्ज करने का कि आईजीएसटी चार्ज करने का, ये डिपेंड करेगा कि तुम कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इंट्रा कर रहे हो कि इंटर कर रहे हो। अभी बोला मैंने, बोल सकते हो तुम इंट्रा स्टेट अगर मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूं, इंट्रा स्टेट यानी विद इन द स्टेट, तो क्या लगाओ, सीजीएसटी लगा एंड एसजीएसटी लगा। लेकिन मैं आउटसाइड द स्टेट इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तो क्या लगाओ, आईजीएसटी लगाओ। सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब चीजें अभी भी बोला, आईजीएसटी बोला। फिर कोई गुड्स के डीलर को या कोई सर्विस प्रोवाइडर को कैसे पता चलेगा कि मेरे को कितना जीएसटी का रेट लगाने का है, 18%, 28%, 18% या 5% या 1% या 3%, कितना जीएसटी का रेट चार्ज करूं। तो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट देके रखी है जिसको एचएसएन और सैक कोड की लिस्ट बोलते हैं। एचएसएन कोड इज फॉर गुड्स, सैक कोड इज फॉर सर्विसेज, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जिसका फुल फॉर्म है। सर्विसेज का भी एक एक्सेस कोड करके है। तो ये जो दोनों कोड है, उस कोड के तुम अपना गुड्स का नाम डालो, अपना सर्विसेज का नाम डालो, उसकी सिमिलर एक्टिविटीज के सामने आपको एक कोड मिलेगा, उस कोड के सामने एक रेट लिखा रहेगा, उस रेट के हिसाब से तुम लोग क्या करो, जीएसटी चार्ज करो सामने वाले से। तो गवर्नमेंट ने ये वाली लिस्ट लेके आई है। ओके, आई होप चार्जेबिलिटी भी आपको क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ और सुनो। कुछ चैप्टर्स में मेरे को इन डेप्थ बोलना पड़ेगा, जैसे मैं पूरे वीडियोस के अंदर बोला था कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, एग्जेम्पशंस क्या है, वैल्यूएशंस कैसे करने का, आईटीसी क्या होता है, ये सब जो 5 पहली चीजें लिखी है ना, ये 5 चीजें कंपलसरी एकेडमिक्स वालों को, बीकॉम बैक वालों को एग्जाम के अंदर इसके साथ मुलाकात होनी है। तो इन सब के ऊपर मैं एक एक करके एक एक अलग अलग वीडियो लेक्चर बनाते रहूंगा, इसके ऊपर वीडियो लेक्चर में अपलोड करते रहूंगा। ओके, तो ये डिस्कशन अपना बाकी रहेगा, पेंडिंग रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सेम कंपोजिशन स्कीम क्या है, कौन कंपोजिशन स्कीम ले सकता है, इनवॉइसिंग अकाउंटिंग कैसे होता है, जीएसटी के रिटर्न कैसे भरे जाते हैं, देन पेमेंट एंड रिफंड, जीएसटी का पेमेंट कैसे करने का, एक्सेस पेमेंट का तो रिफंड कैसे मांगने का, ठीक है। या फिर मैं जीएसटी के कंप्लायंसेस ही नहीं फॉलो कर रहा हूँ, मैं जीएसटी के रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहा हूँ, तो फिर क्या मेरे ऊपर कोई पेनल्टीज लगेगी, हाँ जो पेनल्टीज लगेंगी उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, फिर अगर मैंने एक्स्ट्रा पेड किया या मेरे साथ गवर्नमेंट कुछ नाइंसाफी कर रही है तो फिर क्या मैं अपील कर सकता हूँ उस चीज को, हाँ अपील भी कर सकते हो। तो ये सब मुझे एक एक चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन धीरे धीरे करना पड़ेगा, इन डेप्थ जाके करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब था, दिस इज ऑल अबाउट ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। मेरे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है इसको बार बार सुनना प्लीज, आपका ये वीडियोस रिवीजन के तौर पे बार बार सुनते रहना इसको। और भी मैं ये वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको नए नए वीडियोस बार बार मिलते रहे। प्लस आपका एक लाइक और आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर मेरे को ऐसे ही मोटिवेशन करेगा कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं और आपको हेल्प करते रहूं। सिर्फ आपको नहीं, ऑल ओवर इंडिया जो स्टूडेंट्स है, जो क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, फीस नहीं भर पाते हैं, ओके, उन सब के लिए मैं मेरी तरफ से ये मेरा कंट्रीब्यूशन देने की जो है मेरे पास, मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। आपके लिए अगर ये जीएसटी का लेक्चर यूजफुल नहीं है तो शायद आपके रिलेटिव्स को, शायद आपके फ्रेंड को ये बहुत ज्यादा यूजफुल मालूम हो सकता है, ठीक है। तो इतना यहाँ पे मैं अपना वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर।